हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ अर्थिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने वायर या स्ट्रिप अर्थिंग, क्वायल अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और रॉड अर्थिंग के बारे में डिस्कस किया। और एक लास्ट हमारा बच जाता है प्लेट अर्थिंग, जिसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्लेट अर्थिंग जो होता है हमारा, ये कॉपर या जीआई प्लेट को 2.5 सेंटीमीटर जमीन में रखकर 15 सेंटीमीटर के नमक या चारकोल की सतहों से पाट दिया जाता है। तो हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं कि हम लोग प्लेट अर्थिंग किस तरीके से करते हैं। प्लेट अर्थिंग हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। ये दोनों 30 सेंटीमीटर के हैं। आपको शीट पे बताया जाएगा, हम प्रॉपर वे में बनाएंगे। ये हमारी क्या है, सीआई कवर, कास्ट आयरन कवर। ये हमारी टंकी, ओके। और इसमें सीमेंट कॉन्क्रीट भरा हुआ है। यहाँ पर ठीक लगा। ये सीमेंट कॉन्क्रीट है।
ये 19 GI 5। ये यहाँ से यहाँ तक 60 है, 60 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा और नीचे बढ़ा देते हैं। ये भी 60 सेंटीमीटर है। इसमें भी नमक बहुत चारों तरफ भरा हुआ है। ये हमारा 12.7 mm का GI 5 है। ये क्या है? GI होता है। नमक चारों घुल रही है।
4। ओके, ये हमारा जो है 60 mm इंटू 60 mm इंटू 6.35 mm का GI प्लेट है। इसकी जगह कॉपर की भी प्लेट हो सकती है, जो कि हमारा 60 mm 60 cm इंटू 60 cm इंटू 3.18 mm का होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लेट। अब ये जो हमारा है, ये हमारा 15 का है। प्लेट की जो थिकनेस है वो 15 सेंटीमीटर की है, और यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा ये 60 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ जो है हमारा वो है 3 मीटर। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमारा वो है 60 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ये हमारा क्या है, GI होता है। थिम्बल नट बोल्ट, ये हमारा GI प्लेट।
नट बोल्ट इसका। ओके, तो ये हो गया आपका प्लेट अर्थिंग। ये हो गया की तो ये हमारा प्लेट अर्थिंग हो गया। ये हमारी टंकी, ये हमारा कास्ट आयरन का कवर होता है। ओके, ये क्या है, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, ये गिप है हमारा, और ये क्या है, नमक और चारकोल भरा हुआ है, हमारी जीआई प्लेट है। ठीक है, इसी को हम 2.5 सेंटीमीटर नीचे जमीन में रख करके मोटी नमक तथा चारकोल की सतहों से पाट देते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, उसके बाद जो हमारा जो यही प्लेट हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाती है। जिस पदार्थ की प्लेट होती है उसी पदार्थ का हम भूतार का उपयोग करते हैं। और भूतार को क्षति से बचाने के लिए 12.7 सेंटीमीटर पाइप के अंदर ले जाया जाता है। ओके, और जमीन की सतह से 60 सेंटीमीटर नीचे रखते हैं। जमीन की सतह से हम 60 सेंटीमीटर इसे नीचे रखते हैं और नट बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है। ओके, 19 सेंटीमीटर जीआई पाइप का एक सिरा प्लेट से कस देते हैं और ऊपर 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर ढक्कन युक्त सीमेंट कंक्रीट की टंकी में घुलता है, जिस पर जालीदार कीप लगा होता है। और समय समय पर हम इसमें पानी डालते जाते हैं, जो कि प्लेट के चारों तरफ नमी बनाए रखता है। तो यही हमारा होता है प्लेट अर्थिंग। इसी तरीके से हम प्लेट अर्थिंग करते हैं और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि पावर सिस्टम में या फिर किसी भी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग उसके बाहरी धात्विक भागों को अर्थिंग करते हैं। हाई वोल्टेज पर कार्य करने वाले 3 फेज सिस्टम को अर्थ करने के संबंध में कुछ शर्तें होती हैं, जिनको मैं एक एक करके बता देता हूँ। जैसे कि स्टार कनेक्शन सिस्टम में न्यूट्रल को अर्थ किया गया हो, या डेल्टा संयोजित सिस्टम में कृत्रिम न्यूट्रल पॉइंट मतलब कि आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ किया गया हो, उसके संबंध में है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, न्यूट्रल पॉइंट को कम से कम 2 अलग तथा साफ भू संयोजन के द्वारा, जिनमें प्रत्येक का अपना इलेक्ट्रोड, जनरेटिंग स्टेशन व वैद्युत सब स्टेशन पर अर्थ किया जाएगा, और किसी पॉइंट पर भी अर्थिंग किया जा सकता है अगर इस तरह भू संपर्कन करने से कोई दोष या कठिनाई नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से अगर हम अर्थिंग करते हैं तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है। दूसरा, अगर न्यूट्रल कनेक्शन में इतनी अधिक धारा बह रही है जिससे टेलीग्राफ मतलब कि जो हमारी कम्युनिकेशंस लाइंस होती हैं
उसके सर्किट्स में कोई भी बाधा पड़ रही है तो जनरेटर या ट्रांसफार्मर न्यूट्रल को उचित प्रतिबाधा, मतलब कि इम्पिडेंस, इम्पिडेंस हमारा क्या होता है, एक प्रकार का प्रतिरोधी होता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इम्पिडेंस के द्वारा अर्थिंग किया जाएगा। ओके, और हाई वोल्टेज की एक सिंगल फेज सिस्टम को उस ढंग से अर्थ किया जाएगा जिसको करने की स्वीकृति निरीक्षक दे। ओके, थर्ड पॉइंट, उस सिस्टम में जिसमें कंसेंट्रिक केबल वाली विद्युत सप्लाई लाइन हो, अकेले बाहरी चालक को अर्थ से जोड़ा जाएगा। अगर सप्लायर हाई वोल्टेज पर काम करने वाली ऐसी सामान्य सिस्टम को अर्थ करना चाहता है जो पहले से अर्थित नहीं किया गया हो, वह टेलीग्राफ अधिकारी को इस प्रस्तावित भू से संयोजित की लिखित सूचना क्रम से कम 14 दिन पहले दे देगा। और जहाँ तक नियम 61 की शर्तें इस नियम की शर्तों के विरुद्ध नहीं की जाती हैं, अर्थिंग से किए जाने वाले सभी कनेक्शंस पर इस नियम की शर्तें लागू होती हैं। तो अर्थिंग की जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो इलेक्ट्रिकल रूल 61 में दी गई हैं और उसी नियम के अकॉर्डिंग ही अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग आपका सारे अर्थिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। अब हम लोग इंटरनल वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इंटरनल वायरिंग। ठीक है, जिसमें आप लोगों को लाइट फैन सर्किट वायरिंग और पावर वायरिंग ये दोनों पढ़ना है। ओके, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब खंबे से, मतलब जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, खंबे से हमारे घरों में लाइन कैसे आती है, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के हमारा कनेक्शन कैसे किया जाता है उसको पहले हम लोग समझेंगे। तो जो हमारे खंभे से जो लाइन हमारे घर में आती है हमारे एनर्जी मीटर में, वो लाइन कहलाती है हमारी सर्विस मेंस लाइन्स। वो लाइन क्या कहलाती है, सर्विस मेंस लाइन कहलाती है। तो वो उसका हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले जो खंभे से लाइन आती है वो हमारे एनर्जी मीटर में आती है। एनर्जी मीटर के बाद मेन स्विच बोर्ड में जाती है, मेन स्विच बोर्ड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। तो यही सीक्वेंस होता है जो कि आपको लाइट फैन सर्किट वायरिंग और पावर वायरिंग करने में आसानी रहेगी। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के वायरिंग डायग्राम को बताइए। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका वायरिंग डायग्राम कैसे होता है। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सबसे पहले जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ आती है, खंभे से एनर्जी मीटर में, एक फेज और एक न्यूट्रल। उसके बाद मेन स्विच बोर्ड, ये हमारे क्या है, मेन स्विच बोर्ड। मेन स्विच बोर्ड के बाद मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आता है।
बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ओके, तो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमारे, अब यहाँ के बाद जितने भी सर्किट्स में लाइन जानी है, ये कनेक्शन होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग का। ओके, यहाँ से भी हम कनेक्शंस ले जा सकते हैं। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम का ये वायरिंग होता है, मेन वायरिंग होता है हमारा। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम लोग फ्लोर से, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम लोग फ्लोर से 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 मीटर, मतलब कि 1.5 मीटर ऊपर लगाते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कॉपर की स्ट्रिप यानी बस बार लगी होती है, और उसके साथ ही ये न्यूट्रल लिंक भी लगा होता है। अब हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं जिसमें 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालकों के लिए कंड्यूट की माप कितनी होनी चाहिए। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करने के लिए हमें ये इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हम एक टेबल देख लेते हैं। 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालकों के लिए कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप जैसा कि टाइप ऑफ वायरिंग आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि हम वायरिंग कितने तरीकों से करते हैं, तो उनमें हमारा कौन कौन सा आता है। एक होता है हमारा क्लिप वायरिंग, क्लिप वायरिंग, दूसरा होता है केसिंग क्लिपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग, लेड शीथेड वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, ठीक है, इतनी, और कंड्यूट वायरिंग। तो आजकल भवनों में सबसे ज्यादा कंड्यूट वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग किया जाता है। कंड्यूट वायरिंग में ऊपर से, मतलब दीवार के ऊपर से पाइप कंड्यूट रहता है, पाइप रहता है जिसमें हम अपने केबल्स को, तारों को ले जाते हैं। और कंसील्ड वायरिंग में आजकल जो बड़े अच्छे अच्छे घरों में देखा जाता है कि दीवार के अंदर, कंसील्ड वायरिंग मतलब दीवार के अंदर वायरिंग किया जाता है इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो इन सब, अगर हम कंड्यूट वायरिंग की बात करें तो इस कंड्यूट पाइप में कितने 1.5 mm चालकों के लिए कंड्यूट पाइप की नीड होगी, हम लोग देख लेते हैं चालकों की संख्या। और वाहक नली की माप, मतलब कंड्यूट साइज। ओके, तो अगर 3 तक रहेंगे, अगर कंडक्टर्स की संख्या 3 है तो उसके लिए 16 mm का कंड्यूट लगेगा, 16 mm की साइज का
अगर 4 से 5 है, चालकों की संख्या अगर 4 से 5 है तो 19 mm, और 6 से 8 अगर कंडक्टर्स हैं तो 25 mm, और 9 से 12 हैं कंडक्टर्स तो 32 mm, 13 से 15 कंडक्टर्स हैं तो 38 mm। ओके, तो 1.5 mm एल्युमिनियम कंडक्टर्स के लिए, मतलब 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर्स के लिए कंड्यूट पाइप की संख्या, अगर 3 कंडक्टर है, 1.5 mm स्क्वायर के 3 कंडक्टर्स हैं तो 16 mm का कंड्यूट साइज लगेगा। अगर यही 4 से 5 है तो 19 mm का, 6 से 8 है तो 25 mm का, 9 से 12 है तो 32 mm का, 13 से 15 है तो 38 mm का कंड्यूट साइज लगेगा। ओके, कंड्यूट वायरिंग में ही हमारा क्या आता है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग, सरफेस कंड्यूट वायरिंग मतलब कि दीवार के ऊपर से ले जाना, और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, ये वायरिंग्स कंड्यूट वायरिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यह सबसे ज्यादा टिकाऊ होती है और अति उत्तम होती है, आग से सुरक्षित होती है। ओके, इसमें सामान्यतः हम लोग जो कंड्यूट यूज करते हैं वो पीवीसी का होता है। जो कंड्यूट पाइप हम लोग यूज करते हैं वो किसका होता है, पीवीसी का। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग जनरल रूल ऑफ वायरिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एनर्जी, जैसे कि एनर्जी मीटर की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी मीटर के तुरंत बाद मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जैसा मैंने बताया कि वो भी फर्श से, फ्लोर से 1.5 मीटर ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, और लाइट फैन सर्किट, पावर सर्किट अलग अलग होनी चाहिए, एक ही साथ नहीं होने चाहिए। ओके, लाइट फैन व 5 एम्पियर सॉकेट का एक परिपथ के लिए, मतलब कि अगर 5 लाइट फैन सर्किट अगर हम कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं, लाइट फैन सर्किट की वायरिंग कर रहे हैं, या 5 एम्पियर सॉकेट का वायरिंग कर रहे हैं, तो 10 पॉइंट्स और 800 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है, मतलब कि अगर इससे ज़्यादा की वायरिंग होती है, पॉइंट्स होते हैं 10 पॉइंट से ज़्यादा अगर पॉइंट्स होते हैं और 800 वॉट से ज़्यादा वॉट होता है, तो हम लोग एक सब सर्किट, मतलब नेक्स्ट सब सर्किट बना देते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और मेन स्विच बोर्ड और पावर वायरिंग है, तो जो रनिंग, जो क्षैतिज रन, मतलब हॉरिजॉन्टल रन होना चाहिए। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल रन 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। तो यही सब जनरल रूल्स हैं, जिसको मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को 1 बाय 1 करके डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। और जैसे कि अगर हम फैन के फर्श से ऊंचाई की बात करें तो 2.5 mm होना चाहिए, और लाइट बल्ब की बात करें तो वो भी 2.5 मीटर फर्श से होना चाहिए। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो भी अच्छे से, जनरल रूल्स ऑफ वायरिंग।